मैं संतोष कुमार मिश्रा, प्रवक्ता बिहारी लाइन इंटर कॉलेज धनकौर। आज हम आप लोगों को साख पत्र के बारे में पढ़ाएंगे। पिछले क्लास में हमने आप लोगों को साख पत्र के चेक के बारे में बताया था। उसके आगे के साख पत्रों के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। विनिमय विपत्र चेक की तरह ही होता है। ये भी विनिमय विपत्र क्या है? यह एक विनिमय साध्य आदेश पत्र होता है जिसमें एक व्यापारी दूसरे व्यापारी को यह आदेश लिखा है कि इसमें लिखी हुई धनराशि उसे या उसके आदेशानुसार किसी अन्य व्यक्ति को एक निश्चित समय के उपरांत भुगतान किया जाए। यह जो है विनिमय विपत्र हमारा होता है। विनिमय विपत्र के लक्षण या विशेषताएं। विनिमय पत्र कौन कौन से लक्षण हैं, अर्थात विनिमय पत्र क्या विशेषताएं हैं, उसके बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। नंबर 1, यह लिखित होता है। लिखित का मतलब होता है इसमें सबसे पहले यह लिखित होना चाहिए। लिखित में सबसे पहले यह लिखित होना चाहिए। लिखित से मतलब होता है कि विनिमय पत्र मौखिक नहीं होता है, वह एक कागज़ पर लिखा होना चाहिए। तो ये लिखा हुआ चीज़ जो होता है विनिमय पत्र कहलाता है। नंबर 2, शर्त रहित, अर्थात इसमें किसी भी प्रकार का शर्त नहीं होता है। यह शर्त रहित होता है। इसमें किसी भी तरह का कोई शर्त लागू नहीं की जाती है। आज्ञा पत्र, यह एक आज्ञा पत्र है, अर्थात कहने का मतलब है यह किसी दूसरे को आदेश दिया जाता है। आदेश या आज्ञा पत्र होता है कि इसमें लिखी हुई धनराशि एक निश्चित समय के पश्चात पेमेंट किया जाए। इस प्रकार को हम आज्ञा पत्र कहते हैं। हस्ताक्षर या लेखक के हस्ताक्षर, जो बिल को लिखता है उसके उस पर हस्ताक्षर होते हैं। बिना हस्ताक्षर के वो बिल अमान्य माना जाता है। निश्चित धनराशि, इसमें एक निश्चित धनराशि होती है। निश्चित धनराशि से मतलब होता है कि लिखी हुई रकम, यानी कोई वस्तु या इस तरह की चीज़ें नहीं उल्लेख होता है। उसमें 500, 400, 300 एक निश्चित धनराशि का उल्लेख किया जाता है। आदेश, यह किसी व्यक्ति को आदेश दिया जाता है, अर्थात जिसके ऊपर बिल लिखा जाता है उसे आदेश दिया जाता है कि इसमें लिखी हुई धनराशि का एक पेमेंट किया जाए। भुगतान, भुगतान इसमें किस प्रकार करना है, इसके भुगतान का आदेश दिया जाता है। जिस व्यक्ति के ऊपर लिखा जाता है वह व्यक्ति इसमें लिखी हुई धनराशि का भुगतान देता है। टिकट, इसमें एक निश्चित मूल्य का स्टाम्प लगा होता है, अर्थात जो बिल होता है उसमें एक निश्चित रुपए का स्टाम्प लगा होता है, तभी बिल मान्य होता है। स्वीकृति, बिल की स्वीकृति अति आवश्यक है। जिसके ऊपर बिल लिखा जा रहा है वह स्वीकार करेगा कि हाँ मैं इतने रुपए देने का वचन देता हूँ, अर्थात वह उतना रुपये वचन लेने की स्वीकृति करेगा। जब तक वो स्वीकृत नहीं होता है तब तक बिल की कोई गारंटी या मान्यता नहीं होती है। प्रतिफल, बिल में एक निश्चित प्रतिफल होता है। इस प्रतिफल के रूप में उसको देना पड़ता है। जब बिल लिखा जाता है तो वो प्रतिफल के बदले में लिखा जाता है। विनिमय विपत्र के पक्षकार, विनिमय विपत्र के कुल कितने पक्षकार होते हैं? विनिमय विपत्र के कुल 3 पक्षकार दिए गए हैं। नंबर 1, ड्रावर। ड्रावर मीन्स होता है लेखक, अर्थात जो बिल का लेखक है, लेनदार होता है, जो बिल लिखता है, जो पैसा लेने जिसके ऊपर मिलने वाला है, वह व्यक्ति ड्रावर के नाम से जाना जाता है। वो बिल को लिखता है। नंबर 2, देनदार, स्वीकारकर्ता या ड्राई। यह व्यक्ति जो है ड्राई होता है, जिसके ऊपर बिल लिखा जाता है। जो माल खरीदता है या नगद पैसा उधार लिया होता है या जिस कारण से वह एक प्रकार का देनदार होता है। देनदार पर बिल लिखा जाता है, वही बिल का स्वीकारकर्ता भी होता है। तीसरा पक्ष करता है भुगतान प्राप्त करने वाला, पेई, अर्थात पेई जो होता है वो भुगतान प्राप्त करता है। कभी कभी ड्रावर और पेई एक ही व्यक्ति भी हो सकता है, लेकिन जिसके पास समय पर लास्ट में बिल होता है वह व्यक्ति पेई के नाम से जाना जाता है। अर्थात इस प्रकार इसमें 3 पक्षकार होते हैं, ड्रावर, ड्रावी एंड पेई। विनिमय विपत्र के भेद, यानी विनिमय विपत्र कितने प्रकार का होता है? विनिमय विपत्र के निम्नलिखित प्रकार होते हैं। नंबर 1,
दर्शनीय विनिमय विपत्र। दर्शनीय विनिमय विपत्र से आशय ऐसे विनिमय पत्र से होता है कि जब भी इसको प्रस्तुत किया जाता है अर्थात दर्शन मात्र से ही इसका भुगतान हो जाता है, तो ऐसे विनिमय पत्र को दर्शनीय विनिमय पत्र कहते हैं। इसमें समय का उल्लेख नहीं होता है। जिस समय हम स्वीकारकर्ता के सम्मुख यानी हम पेमेंट प्रस्तुत करते हैं, उस विनिमय पत्र का पेमेंट वो कर देता है। मुद्दतीय विनिमय पत्र, जिन विनिमय पत्र पर एक निश्चित समय होता है उसे हम मुद्दतीय विनिमय पत्र के नाम से करते हैं। 3 महीने, 4 महीने, 2 महीने, एक निश्चित समय के लिए लिखा गया विनिमय पत्र मुद्दतीय विनिमय पत्र होता है। मुद्दतीय विनिमय पत्र में 3 दिन का एक्स्ट्रा टाइम ग्रेस पीरियड बोलते हैं, अनुग्रह दिवस दिया जाता है। जब उसका देय तिथि होता है उससे 3 दिन बाद उसे पेमेंट किया जाता है, उसे हम अनुग्रह दिवस कहते हैं। ये मुद्दती यानी टाइम बिल में होता है। व्यापारिक विपत्र यानी कि यह जो होता है ट्रेड बिल्स, इसमें हम व्यापारिक सौदे जब लेन देन करते हैं तो जब माल का बिक्री हो जाता है तो माल का विक्रेता क्रेता पर बिल लिखता है, तो ऐसे बिल को एक निश्चित प्रतिफल के बदले में लिखा जाता है। इस बिल को हम व्यापारिक बिल के नाम से जानते हैं। अनुग्रह विपत्र, अनुग्रह विपत्र वह होता है जब कोई व्यापारिक सौदा नहीं हुआ होता, बिना किसी व्यापारिक सौदे को एक दूसरे की सहायता के लिए बिल लिखा जाता है। अर्थात कि हमें और किसी अन्य को, ए और बी दो हैं, दोनों के पैसे की आवश्यकता है तो वह एक दूसरे पर बिल लिखते हैं। अब बिल लिखकर उसे बैंक से भुनाकर एक दूसरे की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, तो ऐसे बिल में विपत्र को हम अनुग्रह विपत्र या पारस्परिक सहायतार्थ बिल भी जानते हैं। पारस्परिक सहायतार्थ विपत्र के नाम से जानते हैं, इंग्लिश में एकोमोडेशन बिल बोलते हैं। इस प्रकार का बिल बहुत कम प्रयोग किया जाता है। सीमाओं के आधार पर जो बिल होता है वह 2 प्रकार का होता है, देशी एंड विदेशी। देशी विपत्र जब देश की सीमाओं के अंदर लिखा जाता है, ऐसे विपत्र को हम देशी विपत्र के नाम से जानते हैं। अर्थात वह देश की सीमाओं के बाहर उसका पेमेंट नहीं किया जा सकता। विदेशी विपत्र ऐसे विपत्र जिनका भुगतान यानी एक पक्ष विदेश का होता है और दूसरा पक्ष देश का होता है, अर्थात इन बिलों को हम विदेशी विनिमय पत्र कहते हैं। अर्थात इनका लेन देन विदेशी व्यापार से संबंधित होता है। इस प्रकार के विनिमय पत्र को विदेशी विनिमय पत्र के नाम से जाना जाता है। प्राप्य विपत्र, प्राप्य विपत्र जो होता है वह जो बिल लिखता है, अर्थात जो लेनदार होता है वो बिल लिखता है, माल की बिक्री के संबंध में बिल का लेखक जो होता है वही बिल उसके लिए प्राप्य विपत्र होता है, क्योंकि वह उसकी संपत्ति होती है, उस पर स्वीकृति उसे प्राप्त होती है। तो इस प्रकार के बिल को हम प्राप्त बिल कहते हैं। इसका पेमेंट वो पाता है या किसी अन्य को बेचान करने पर वह पाता है। जिसके पास प्राप्त बिल होता है वह उसका संपत्ति होता है और उसे आर्थिक चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में दिखाया जाता है। देय विपत्र, बीपी, बिल ऑफ एक्सचेंज। देय विपत्र एक प्रकार का दायित्व होता है, अर्थात जो स्वीकार करता है वह यह स्वीकार करता है कि अमुक तिथि के पश्चात उसमें लिखी हुई धनराशि का भुगतान वो करेगा। तो उसके लिए स्वीकारकर्ता के लिए वही बिल जो लेखक के लिए प्राप्य बिल है, स्वीकारकर्ता के लिए वह देय बिल होता है, वो उसका दायित्व होता है या लायबिलिटीज होता है। उसे वह चिट्ठे के लायबिलिटीज पक्ष में यानी दायित्व पक्ष में दिखाता है। विनिमय विपत्र के लाभ। विनिमय विपत्र के कौन कौन से लाभ हैं? नंबर 1, ऋण का लिखित प्रमाण। जब हम कहीं ऋण लिए होते हैं तो वास्तव में लिए हैं या नहीं लिए हैं, इसका लिखित प्रमाण विनिमय पत्र होता है। अर्थात यह विनिमय पत्र एक न्यायालय में साक्ष्य के रूप में हम प्रस्तुत कर सकते हैं। बैंक से बट्टे पर भुनाने की सुविधा। जिस प्रकार हमारे पास चेक होता है, चेक को हम बैंक से भुना सकते हैं, उसी प्रकार हमारे पास जो बिल होता है उसे भी हम बैंक से भुना सकते हैं। उसके बदले में थोड़ी बहुत कटौती हो जाती है, अर्थात समय से पहले हमें पेमेंट मिल जाता है और बैंक अपना ब्याज काट कर उस पैसे को दे देता है। इस प्रकार इसमें बट्टे पर भुनाने की सुविधा होती है। बिल को बेचने की सुविधा। बिल को
अगर हम किसी अन्य को भुगतान करना चाहें तो जिस प्रकार चेक को हम बेचान कर सकते हैं उसी प्रकार विनिमय पत्र का भी बेचान कर सकते हैं, और बिल को हम बेचने को एक स्थान से स्थान आराम से दूसरे व्यक्ति को बेच सकते हैं। विदेशी भुगतान में सुविधा, विदेशी विनिमय पत्र भी होता है जो विदेशी लेन देन में सुविधाजनक होता है, अर्थात विदेशी भुगतान बिल के कारण काफ़ी सुरक्षित और सुविधाजनक हो जाता है। भुगतान की निश्चितता, अर्थात विनिमय पत्र से भुगतान की निश्चितता हो जाती है, अर्थात हम किसी से लेन देन करते हैं, अगर मौखिक रूप से कह देते हैं कि 15 दिन बाद तुम्हारा पेमेंट करेंगे, तो वो उतना सुरक्षित नहीं रहता है। उस 15 दिन का अगर हम विनिमय पत्र लिख देते हैं तो वह निश्चिंत हो जाता है और न्यायालय में साक्ष्य के रूप में हो जाता है। इस प्रकार भुगतान की निश्चितता हो जाती है। धनराशि की सुरक्षा, विनिमय पत्र लिखने से धनराशि की सुरक्षा हो जाती है, अर्थात निश्चित समय के पश्चात बिल का जो स्वीकार करता है वह उसका भुगतान करेगा। इस प्रकार लेनदार जो होता है बिल का लेखक सुरक्षित महसूस करता है, उसका धन सुरक्षित हो जाता है। तगादों से छुटकारा, अर्थात विनिमय पत्र में जो तगादे होते हैं वो नहीं करने पड़ते हैं, क्योंकि वह निश्चित समय पर ही प्रस्तुत किया जाता है और निश्चित समय पर उसका भुगतान किया जाता है। इस प्रकार बार बार तगादों से छुटकारा मिल जाता है। पूंजी की कमी महसूस ना होना, अगर पूंजी की कमी महसूस हो रही है तो उस पूंजी की कमी को वह दूर कर सकता है, अर्थात उस पूंजी की कमी को महसूस नहीं होने देता है। कारण है कि वह उसके व्यवस्था करने के लिए उसे पर्याप्त समय मिल जाता है। भुगतान के लिए समय मिलना, इसमें स्वीकारकर्ता को भुगतान करने के लिए पर्याप्त समय मिल जाता है, अर्थात 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने का विनिमय पत्र लिखा जाता है। इसके साथ साथ भुगतान तिथि के 3 दिन का अतिरिक्त समय भी मिल जाता है, जिसे अनुग्रह दिवस कहते हैं। इस प्रकार बिल में यह सबसे बड़ा लाभ है कि एक स्वीकारकर्ता को भुगतान करने का पर्याप्त समय मिल जाता है। साख में वृद्धि, साख पत्रों के प्रयोग से साख में वृद्धि होती है, अर्थात इसमें स्वीकारकर्ता की क्रेडिट बढ़ती रहती है और इस क्रेडिट का वो जो है बिल के माध्यम से अधिक लाभ ले सकता है। व्यापार के विस्तार में सहायक, ये जो विनिमय पत्र होते हैं वो किसी भी व्यापारी के विस्तार में काफ़ी सहायता करते हैं, अर्थात इससे व्यापार की साख में वृद्धि होती है, लेन देन की सुविधाओं में वृद्धि होती है, कम पैसे में अधिक भुगतान कर सकता है, उतना टाइम मिलता है। जैसे माल आज खरीदा बेचा, अब बेचने में कुछ दिन का टाइम है, बेचने के बाद पेमेंट करेगा, इस दिन का टाइम को उससे हम लाभ ले सकते हैं। बैंकों को लाभ, बैंक बिल की कटौती करता है, बिल की कटौती पर उसे ब्याज मिलता है, उस ब्याज की वजह से उसे एक गारंटेड ऋण देने की सुविधा मिलती है और इस प्रकार बैंकों को लाभ होता है। और धातुओं की घिसावट में बचत, धातुओं की घिसावट की बचत से मतलब होता है जब मुद्रा का लेन देन कम होता है तो धातुएं कम घिसती हैं, तो चेक या विनिमय पत्र जो होते हैं उसके लेन देन से या साख पत्रों के लेन देन से धातुओं की घिसावट में बचत होती है। अभी आप लोगों ने विनिमय पत्र के बारे में सुना और चेक के बारे में पढ़ा, इन दोनों में क्या अंतर है इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। जो विनिमय पत्र होता है वह विनिमय पत्र किसी व्यापारी या व्यक्ति पर लिखा जाता है, जबकि चेक जो होता है वह किसी बैंक विशेष पर लिखा जाता है। विनिमय पत्र को स्वीकार होना अनिवार्य है, चेक में स्वीकृति की जरूरत नहीं पड़ती है। विनिमय पत्र का भुगतान एक निश्चित समय के पश्चात होता है, चेक प्रस्तुत करने पर होता है, जब उसको प्रस्तुत किया जाता है तो चेक होता है। विनिमय पत्र पर किसी प्रकार का रेखांकन नहीं होता है, चेक में 2 समांतर तिरछी रेखाएं खींची जा सकती हैं, चेक को सुरक्षित करने के लिए उसका रेखांकन किया जा सकता है। विनिमय पत्र में जो होता है एक निश्चित मूल्य का स्टाम्प लगा होता है, वहाँ कोने में ही स्टाम्प लगा जिससे सुरक्षित हो जाता है। इसमें किसी प्रकार का स्टाम्प चेक में नहीं होता है, अर्थात वह सुरक्षित रहता है। विनिमय पत्र देशी और विदेशी 2 प्रकार का होता है, जबकि चेक सिर्फ देशी होता है। यह बैंकों पर लिखा जाता है, देश की सीमाओं के अंदर ही भुगतान होता है, देश के बाहर इसका कोई लेना देना
नहीं होता है। विनिमय पत्र में भुगतान में 3 दिन का अनुग्रह दिवस दिया जाता है। चेक के भुगतान में 3 दिन का अनुग्रह दिवस नहीं दिया जाता है। विनिमय पत्र के लिए बैंक में खाता होना अनिवार्य नहीं है। चेक के लिए बैंक में खाता होना अनिवार्य होता है। वर्तमान समय दोनों में अंतर देखने के बाद ये देखते हैं आज भी चेक का प्रयोग अपेक्षाकृत विनिमय पत्र से ज़्यादा होता है। प्रतिज्ञा पत्र, जिस प्रकार विनिमय पत्र होता है ठीक उसी प्रकार प्रतिज्ञा पत्र भी होता है। यानी प्रतिज्ञा पत्र में क्या होता है कि यहाँ पर बिल का लेखक यह प्रतिज्ञा करता है कि इसमें लिखी हुई धनराशि वह जिसका नाम लिखा हुआ है उसे एक निश्चित समय के पश्चात भुगतान कर देगा। यानी उसमें यह भारतीय नोट नहीं होता है, जिस प्रकार नोट में भी लिखा होता है मैं धारक को इतने रुपए देने का वचन देता हूँ, लेकिन ये प्रमेसरी नोट जो होता है नोट को छोड़कर इसी प्रकार का प्रतिज्ञा ग्राहक द्वारा किया जाता है। इस प्रकार की प्रमेसरी नोटों को हम जो है प्रतिज्ञा पत्र कहते हैं। प्रतिज्ञा पत्र के कौन कौन सी विशेषताएं हैं, लक्षण या विशेषताएं क्या क्या हैं, इसके बारे में हम अभी अध्ययन कर रहे हैं कि प्रतिज्ञा पत्र कौन कौन से विशेषताएं हैं। लिखित प्रतिज्ञा पत्र लिखित होता है, यानी किसी को मौखिक दिया गया प्रतिज्ञा नहीं माना जाता है। इस प्रकार कोई भी जब लेन देन हम करते हैं तो वो लिखित रूप में माना जाता है। प्रतिज्ञा पत्र जो है उसमें धनराशि हो या समय हो या जो भी हो सब कुछ निश्चित लिखा जाता है। शर्त रहित प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा पत्र में कोई शर्त नहीं होता है, अर्थात यह शर्त रहित होता है। इस प्रकार यह पूरी तरह से इसमें शर्त का कोई नहीं रहता है, किसी प्रकार का शर्त नहीं रहता है। प्रतिज्ञा करने वाला बिना शर्त के ही प्रतिज्ञा करता है। लेखक, प्रतिज्ञा पत्र में जो देनदार होता है वह लेखक होता है, अर्थात जो पैसा देने वाला होता है वह प्रतिज्ञा पत्र को स्वयं लिखता है कि मैं अमुक व्यक्ति को इतनी धनराशि इतने समय के पश्चात देने का वचन देता हूँ, ऐसा सब लिखा होता है। हस्ताक्षर, अर्थात प्रतिज्ञा पत्र में इसमें जो लेखक होता है वह अपने हस्ताक्षर करता है, इसके बाद प्राप्तकर्ता भी हस्ताक्षर कर देता है, तो इसमें लेखक के हस्ताक्षर होना अति आवश्यक है। स्वीकृति, इसमें स्वीकृति की आवश्यकता नहीं पड़ती है प्रतिज्ञा, लेकिन लेखक खुद स्वीकार करता है कि हाँ मैं इतने समय में इतना पैसा देने का वचन देता हूँ। धनराशि, प्रतिज्ञा पत्र की जो धनराशि होती है वो निश्चित होती है, उसमें किसी वस्तु का उल्लेख नहीं होता है, अर्थात उसमें लिखी हुई धनराशि का प्रयोग शब्दों में तथा अंकों में लिखा रहता है कि इतनी धनराशि का भुगतान समय पर किया जाएगा। तिथि, प्रतिज्ञा पत्र में निश्चित तिथि का उल्लेख होता है, अर्थात कितनी तिथि यानी कब उसका पेमेंट करेंगे, इन बातों का उल्लेख उसमें पहले से किया रहता है और उस चीज़ पर उस तिथि के अनुसार ही हम भुगतान करते हैं। स्टाम्प, प्रतिज्ञा पत्र पर एक निश्चित मूल्य का स्टाम्प लगाया जाता है, अर्थात उसमें स्टाम्प एक टिकट होता है जिससे उसकी मान्यता बढ़ जाती है। भुगतान, प्रतिज्ञा पत्र का भुगतान एक निश्चित समय पर होता है। जो प्रतिज्ञा पत्र का लेखक होता है वही उसका भुगतान करता है, क्योंकि वह वचन देता है कि मैं अमुक धनराशि का भुगतान एक निश्चित समय के पश्चात करूँगा। भुगतान की प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा पत्र में भुगतान का लेखक जो होता है वह प्रतिज्ञा करता है भुगतान करने का, अर्थात वह निश्चित भुगतान का वो प्रतिज्ञा के आधार पर उसका भुगतान करता है। भुगतान की अवधि, भुगतान की अवधि जो होती है निश्चित होती है, 2 महीने 3 महीने 4 महीने जो भी होती है, उस निश्चित अवधि के पश्चात ही प्रतिज्ञा पत्र में लिखी हुई धनराशि का भुगतान होता है। लेखक निश्चित व्यक्ति होना, अर्थात प्रतिज्ञा पत्र का लेखक जो होता है वह निश्चित व्यक्ति होता है। कहने का मतलब होता है जो प्रतिज्ञा पत्र का लेखक है
वह देनदार होता है। जिसके पास बकाया होता है वह निश्चित व्यक्ति खुद प्रतिज्ञा करता है कि इसमें लिखी हुई धनराशि का मैं पेमेंट करूंगा। भुगतान पाने वाला भी एक निश्चित व्यक्ति होता है जो लेनदार होता है, अर्थात एक निश्चित समय के पश्चात प्रतिज्ञा पत्र का धारक उस पर जो है भुगतान प्राप्त करने का अधिकारी होता है। पक्षकारों का भिन्न भिन्न होना। इसमें दो पक्षकार होते हैं, एक भुगतान देने वाला और दूसरा भुगतान पाने वाला। जहां चेक और बिल में तीन तीन पक्षकार थे, इसमें सिर्फ दो ही पक्षकार होते हैं, ड्रावर एंड पेई, लेखक और प्राप्तकर्ता। तो ये दोनों अलग अलग व्यक्ति होते हैं, एक व्यक्ति नहीं हो सकते। स्वीकृति की आवश्यकता नहीं, जैसा कि पहले ही बता चुका हूं कि इसमें स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होती है, यानी यहाँ पर प्रतिज्ञा पत्र देने वाला खुद एक्सेप्ट करता है, इसलिए इसमें किसी प्रकार की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें विनिमय साध्य विलेख अधिनियम लागू होता है। अधिनियम का लागू होना, इसमें विनिमय साध्य विलेख अधिनियम 1880 लागू होती है और उसी के तहत इसका पूरा उल्लेख किया जाता है। जैसा कि पहले ही बता चुका हूं, इसमें बैंक नोट तथा करेंसी नोट को शामिल नहीं किया जाता है, क्योंकि उस पर भी मैं धारक को इतने रुपए देने का वचन देता हूं लिखा होता है, परंतु वह प्रतिज्ञा पत्र में या प्रॉमिसरी नोट में करेंसी नोट को या बैंक नोट को शामिल नहीं किया जाता है। यह अलग प्रकार का नोट होता है, तो इस प्रकार यह उससे अलग है, भिन्न है। प्रतिज्ञा पत्र के पक्षकार। जब प्रतिज्ञा पत्र के पक्षकार के बारे में बताते हैं तो प्रतिज्ञा पत्र के दो पक्षकार होते हैं। नंबर एक, लेखक, अर्थात जो बिल जिसको पेमेंट करना होता है वो प्रतिज्ञा पत्र का लेखक होता है, और प्राप्तकर्ता यानी पेई, जो पैसा लेनदार होता है वह प्रतिज्ञा पत्र में प्राप्तकर्ता का काम करता है। चेक और प्रतिज्ञा पत्र में अंतर। अभी आपने चेक के बारे में पढ़ा और प्रतिज्ञा पत्र के बारे में पढ़ा, जब दोनों में पढ़ लिए तो उसके अंतर को देखते हैं। चेक क्या होता है? चेक बैंक पर लिखा जाता है, प्रतिज्ञा पत्र व्यक्ति पर लिखा जाता है। चेक आदेश पत्र है, प्रतिज्ञा पत्र है। चेक में मांग पर देय है, यह निश्चित समय पर भुगतान होता है। चेक में स्टैंप नहीं होता है, प्रतिज्ञा पत्र में स्टैंप होता है। चेक का वो क्या बोलते हैं, रेखांकन किया जाता है, प्रतिज्ञा पत्र में रेखांकन की आवश्यकता नहीं होती है। इस प्रकार चेक और प्रतिज्ञा पत्र का जो है मुख्य अंतर है। हुंडी, यह भी एक प्रकार का विनिमय विपत्र होता है। विनिमय विपत्र के तहत इसका प्रयोग किया जाता है। यह देसी महाजन के उसमें जो है विदेशों से लेन देन के लिए हुंडी का बहुत ज़्यादा प्रयोग होता था। भारत में विभिन्न प्रकार की हुंडियों का प्रयोग किया जाता है। यह हुंडियाँ बहुत ज़्यादा यूज की जाती हैं। इसका तो साख पत्र में विदेशी व्यापार में खासकर खाड़ी देशों में हुंडी का बहुत ज़्यादा यूज होता है। हुंडी भी एक प्रकार का विनिमय पत्र है, और जिस प्रकार इसमें भी स्वीकार किया जाता है और यह लिखा होता है कि इसमें लिखी हुई धनराशि अमुक व्यक्ति को भुगतान किया जाए। हुंडी की मुख्यतः विशेषताएं हैं। भाषा, इसमें क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग किया जाता है। इसका प्रारूप एक निश्चित प्रारूप के रूप में लिखा जाता है, अर्थात इसमें कोई भी एक प्रोफार्मा होता उसी प्रोफार्मे के रूप में तैयार किया जाता है। इष्ट देव, हुंडी में अपने इष्ट देव या भगवान का नाम लिखा होता है, खासकर भारतीय भाषाओं में प्रयोग किया जाता है। संख्या, इसमें संख्या जो है अंकों में तथा शब्दों में लिखी होती है, 4 बार लिखी जाती है। टिकट एवं स्वीकृति, इसमें निश्चित रकम के स्टाम्प लगे होते हैं और हुंडी का स्वीकार होना अति आवश्यक है। नाम, इसमें पैसा लेने वाला तथा देने वाला दोनों के नाम लिखे होते हैं। भुगतान की अवधि, ये कितने समय में भुगतान किया जाएगा इसका भी उल्लेख होता है, तथा तिथि, उसमें वह तिथि का भी उल्लेख होता है जिस पर हुंडी का भुगतान किया जाता है। धनराशि लिखने का ढंग, धनराशि लिखने का ढंग, इसमें जो है शब्दों में अंकों में 4 बार धनराशि को लिखा जाता है। आधा दूना करके भी लिखा जाता है। आदर्श सूचक शब्द, इसमें आदर्श सूचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अधिनियम, इसमें भारतीय विनिमय साध्य विलेख अधिनियम लागू होता है।
न्यायालय द्वारा मान्यता, इसमें न्यायालय की मान्यता प्राप्त होती है। भुगतान, इसका भुगतान समय पर कर दिया जाता है। इसमें प्रयोग, इसका प्रयोग खासकर विदेशी व्यापार के लिए किया जाता है। हस्ताक्षर, इस पर लिखने वाले के हस्ताक्षर होते हैं। और बेचान, हुंडी का बेचान भी किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त साख पत्रों के अन्य प्रकार भी हैं, जिसमें से जैसे बैंक ड्राफ्ट, या बैंकों में रकम भुगतान करने के लिए यह बैंक ड्राफ्ट बनवाया जाता है, अर्थात चेक की तरह ही होता है। यात्री चेक, जब यात्रा करने हम जाते हैं तो छोटे छोटे रकम का यात्री चेक से पेमेंट करते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है साख पत्र का प्रमाण। साख के प्रमाण के रूप में भी बैंक जो हमें हमेशा एक प्रयोग करने के लिए देती है, ऋण की स्वीकृति। तो यह एक प्रकार की ऋण की स्वीकृति होती है कि हमने ऋण लिया है। इस प्रकार ये होता है। कोषागार विपत्र, एक ट्रेजरी बिल होता है। ये ट्रेजरी बिल भी साख पत्र के रूप में प्रयोग किया जाता है। और ये बैंकर्स चेक, जब अपने ही बैंक पर हम किसी प्रकार के अन्य लोगों को पेमेंट करते हैं तो ड्राफ्ट की जगह बैंकर्स चेक का यूज कर सकते हैं। इस प्रकार मुख्यतः 4 चीज़ों का अध्ययन किया जाता है: चेक, विनिमय पत्र, प्रतिज्ञा पत्र एवं हुंडी। तो इस क्लास में आप लोगों ने सीखा विनिमय पत्र से क्या समझते हैं, उसके लक्षण, प्रकार। प्रतिज्ञा पत्र से क्या समझते हैं, उसके लक्षण। विनिमय पत्र और चेक में अंतर, प्रतिज्ञा पत्र और चेक में अंतर। हुंडी से क्या समझते हैं, हुंडी की विशेषता आदि बातों का अध्ययन किया और विभिन्न प्रकार के साख पत्रों का अध्ययन किया है आप लोगों ने। इसके साथ ही यह चैप्टर हमारा समाप्त होता है। अगली क्लास में हम अगले उसके साथ मिलेंगे। धन्यवाद।